मध्य प्रदेश के जबलपुर में 17-18 अगस्त की रात को एक मां और बेटी का शव बरामद किया जाता है। पुलिस जब मौके वारदात पर पहुंचती है तो उन्हें एक सुसाइड नोट भी मिलता है और उस सुसाइड नोट को उस लड़की ने लिख रखा था जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिसका नाम शिखा साहू था। और उसकी मां का नाम, जो साथ में जिसका शव मिला, उसका नाम श्यामा साहू था। और उस सुसाइड नोट में जो चीज़ लिखी हुई पाई गई, उसके बाद बहुत सारे प्रश्न खड़े हो गए। आज की ये कहानी कहीं न कहीं आपको अंदर से विचलित कर देगी और आए दिन हर दूसरे, तीसरे, चौथे परिवार में इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम आपको जागरूक करें। हमारा उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट राहुल और आप देख रहे हैं 9 PM विद जीआरडी। दरअसल ये कहानी शुरू होती है काफ़ी पहले। मैं आपको बताऊं, एक प्रभात साहू नाम के एक नेक दिल इंसान होते हैं जो कि वन विभाग में कर्मचारी होते हैं। अगर इनके परिवार की बात करें तो इनके परिवार में सिर्फ और सिर्फ 3 लोग थे, यानी कि एक बेटा, एक बेटी और एक पत्नी। यानी कि एक छोटा परिवार, एक सुखी परिवार। बेटी थी शिखा साहू और बेटा था नितिन और पत्नी थी श्यामा साहू। इन 4 लोगों का सिर्फ परिवार था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन शिखा साहू की उम्र शादी की हो चुकी थी। इस चीज़ को देखते हुए प्रभात साहू एक अच्छा रिश्ता तय करते हैं और शिखा शादी की 2002 में शादी करवा देते हैं। 2002 में शिखा साहू शादी के बाद अपने मायके चली जाती है और सब कुछ अच्छा चलने लगता है। लेकिन थोड़े ही समय बाद शिखा की उसके पति के साथ अनबन शुरू हो जाती है। दरअसल उसका पति LIC में एक एजेंट काम करते थे, लेकिन इन दोनों में अनबन होने लगती है। अनबन के बाद ये दोनों एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन ये फैसला लेने में इनको 15 साल लग जाते हैं, यानी कि शादी के 15 साल बाद ये पूर्णतः इस निश्चय पर पहुँचते हैं कि हमें एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए दोनों जो है कोर्ट में तलाक की अर्जी डाल देते हैं। वैसे बता दें कि जो शिखा साहू है उसका एक बेटा भी है और जब इन अर्जी डालते हैं तो 2018 में कहीं जाकर इनका पूर्णतः तलाक हो जाता है। 2018 में जब तलाक होता है तो उस वक्त शिखा का एक बेटा, जिसकी उम्र लगभग 15 साल हो गई होती है, कोर्ट आदेश देती है कि वो बेटा अपने पिता के साथ रहेगा। तो वो बेटा अपने पिता के साथ उनके साथ रहना शुरू कर देता है। इधर शिखा साहू पूरी तरह से अकेली हो चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि वो अपने परिवार में अपने पिता, अपने भाई, अपनी माँ को ये चीज़ें बताकर उन्हें परेशान करे। इसलिए वो वहाँ से सीधे पुणे पहुँचती है और पुणे में महिला सुधार गृह होता है, वहाँ पर जाकर ये रहने लगती है। अब ये वहाँ पर रहने लगती है और इधर की अगर बात करें तो जो प्रभात साहू होते हैं वो भी 2018 में रिटायर हो जाते हैं। रिटायर होने के बाद अपने बच्चे और बीवी के साथ ये सीधे पहुँचते हैं, एक आश्रम होता है आसाराम बापू का अहमदाबाद में, वहाँ पर जाकर ये रहने लगते हैं। कुछ वक्त वहाँ बिताते हैं और बिताने के बाद इसी दौरान प्रभात साहू की मौत हो जाती है। प्रभात साहू की जब मौत होती है तो बेटा जो नितिन होता है वो अपनी माँ से कहता है कि माँ अब चलो, घर चलने का वक्त आ चला है, यानी कि अब हम अपने जबलपुर चलेंगे, जहाँ पर एक घर है वहाँ पर हम रहेंगे। और वहाँ से निकलकर ये लोग सीधे जबलपुर आ जाते हैं और वहाँ पर एक घर पे रहने लगते हैं। और उस घर में सिर्फ और सिर्फ नितिन और उसकी माँ श्यामा ही नहीं होती, बल्कि नितिन की 2 बुआ रहती हैं, एक बड़ी बहन, मतलब कि बुआ की एक बड़ी लड़की भी रहती है, उनके बच्चे भी रहते हैं, यानी कि ये सब कुछ वहाँ रहता है। एक ये 2 से 3 फ्लोर का मंजिला का मकान होता है, जिसमें जो है इनकी बुआ के लड़के, लड़कियाँ सब रहते हैं और वहाँ पर नितिन और श्यामा भी रहते हैं। अब जब नितिन को ये पता चलता है कि उसकी जो बहन शिखा है उसका तलाक होने के बाद वो पिछले 1 साल से महिला गृह सुधार में रह रही है पुणे में, तो वो जाकर अपनी बहन को वहाँ से लिवा लाता है और अपने साथ रख लेता है। बोलता है कि अब तुम हमारे साथ रहो। अब देखा जाए तो अब 3 लोगों का परिवार उस मकान में नीचे रहता था और ऊपर इनके बुआ का मकान, उनके बुआ के लड़के, बुआ की लड़कियाँ, ये सारे लोग रहते थे। अब कहीं न कहीं इनके बीच में एक पारिवारिक खटास आने लगती है, एक ऐसा खटास आने लगती है कि अब तक जब तक ये लोग नहीं गए थे वहाँ पर, तब तक बुआ लोग ही उस पूरे घर में रहती थीं। और इन लोगों के पहुँचने के बाद उनको ऐसा लगा कि यार अब तो इस घर में अतिक्रमण हो रहा है। कहीं न कहीं इसी चीज़ को लेकर इनके बीच में विवाद भी होने लगे और जिससे नितिन, उसकी बहन शिखा, उसकी माँ सालू, माफ़ करिएगा, उनकी बहन श्यामा, इन तीनों का मानसिक जो तनाव है वो बढ़ने लगता है।
और वो इस कदर बढ़ जाता है कि जो नितिन होता है उसे लगता है कि हम घर छोड़कर चले जाएं, और वाकई में वो घर छोड़कर चला जाता है। घर छोड़कर जाने के बाद इधर जो श्यामा होती है और उसकी बेटी शिखा होती है, ये दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि अब इनके पास कोई भी सपोर्ट नहीं था। इनका भाई भी इनसे दूर जा चुका था। इधर नितिन घर से निकलकर जाता है ट्रेन की पटरी में और सोचता है कि अपने आप को ख़त्म कर लूँ, इस सारी चीज़ों से ख़त्म हो जाऊँ। वो ऐसा सोच ही रहा था कि उसके दिमाग में ये चीज़ आती है कि अगर मैंने खुद को ख़त्म कर लिया तो फिर मेरी लाचार बहन और लाचार माँ का क्या होगा। इसलिए वो वहाँ से कुछ दूर जाकर एक आश्रम में रहने लगता है और सोचता है कि कम से कम 6 महीने 1 साल यहाँ रह लूँगा, जब खुद को संतुष्ट पाऊँगा तब यहाँ से निकलकर अपनी बहन को और माँ को भी यहीं पर लाकर रखूँगा और यहीं पर हम लोग रहेंगे, उस मकान को हम लोग छोड़ देंगे। नितिन ने ये सोचकर घर छोड़ दिया था, लेकिन इधर जो मानसिक तनाव है वो शिखा और शिखा की माँ के ऊपर हद से ज़्यादा बढ़ गया था। इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। शिखा और शिखा की माँ का शव बरामद होता है उसी मकान में लगभग 17 से 18 जुलाई की रात 12 से 1 के बीच में। जो सुसाइड नोट मिलता है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि जो सुसाइड नोट शिखा ने लिखा था उसमें शिखा ने क्या लिखा है वो आप ज़रा सुनिएगा। बुआ, आपको घूमकर आने जाने में बहुत तकलीफ़ होती है ना। आप दोनों बुआ को पैसों की बहुत कमी है ना। पूरी दुनिया में आपको रहने के लिए घर नहीं मिलता। दीदी, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए आप सभी लोग अच्छे से खुश रहना। एटीएम है, पासवर्ड है, 20,000 रुपये निकाल लेना, जितना होता है करना। आप लोगों को हमारे ऊपर पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ उसने ये भी लिखा था कि मेरे शरीर का एक एक पार्ट बेच देना और जो पैसे आएँ वो कमलेश बुआ, बिमलेश बुआ और सालू दीदी में बांट देना। खुश रहो। ये सुसाइड नोट में शिखा साहू लिखकर मृत पाई जाती है, मतलब कि उसका जो शरीर है वो फंदे से लटका हुआ मिलता है। पुलिस अभी पूरे तथ्यों को मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी पुलिस जांच पड़ताल अच्छे से कर रही है, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें ये चीज़ आई है, श्यामा साहू हैं यानी कि शिखा साहू की जो माँ हैं, जिनका शव मिला है शिखा के साथ, उनको कुछ एक शारीरिक बीमारी थी और उस बीमारी की वजह से उनका जो खर्च था उस बीमारी पे वो बहुत ज़्यादा था। तो पोस्टमार्टम से पुलिस अभी तक ये कह रही है कि जो श्यामा साहू हैं शायद उनकी एक नेचुरल डेथ हुई है बीमारी की वजह से, उन्होंने किसी तरह का कोई आत्महत्या नहीं किया है। लेकिन माँ के मरने के बाद शिखा साहू पूरी तरह से टूट चुकी थी, क्योंकि उसे अब समझ में आ गया था कि अब ना उसका भाई है ना उसकी माँ है, तो अब वो दुनिया में रहकर क्या करेगी, क्योंकि ऊपर जितने भी लोग रह रहे हैं उसकी बुआ के लड़के, वो अब उसको जीने नहीं देंगे। ये सोचकर वो एक सुसाइड लेटर लिखती है और आत्महत्या कर लेती है। ये कहना अभी तक पुलिस का है, अभी तक जांच पड़ताल में यही चीज़ पता चली है। लेकिन जैसे ही शिखा साहू और उसकी माँ श्यामा साहू का शव मिलता है, ये सूचना उनके बेटे नितिन को पता चलती है और वो दौड़ा दौड़ा भाग के आता है। यानी कि 20 दिन से नितिन पूरी तरह से घर छोड़ के लापता था, और लापता होने के बाद अचानक से पहुंचता है, तब वो सारी कहानी बताता है कि उसके घर में कैसा षड्यंत्र चल रहा था, उसकी बहन क्या स्ट्रगल कर रही थी, वो कैसे स्ट्रगल कर रहा था, वो कैसे रेल के पटरियों पे जाकर खुद को मारने की कोशिश भी की थी उसने। ये सारे जो है कहनाम नितिन की तरफ से आते हैं। पुलिस नितिन के कहे अनुसार हत्या की आशंका जता रही है और इसके बाद आगे की जांच शुरू कर दी है। आगे इसमें क्या होने वाला है वो हम फॉलो अप करके आगे आपको बताएंगे। लेकिन ये आज की जो कहानी है ये बहुत सारे प्रश्न खड़ी करती है कि अगर कोई परिवार या कोई भी इंसान लाचार हो जाता है, आर्थिक स्थिति उसकी कमज़ोर हो जाती है, तो लोग उसके ऊपर मानसिक दबाव बनाने लगते हैं, क्योंकि शिखा का मरना प्राकृतिक नहीं था। फंदे पर लटकी हुई उसकी लाश मिली और इसके पीछे ये भी आशंका जताई जा रही है कि शायद दोनों की हत्या की गई है, इन्हीं के परिवार वालों ने किया है और इसे एक आत्महत्या का स्वरूप देने की कोशिश की है। खैर, आगे जो भी होगा वो पता चलेगा। यही थी आज की कहानी जो कि जबलपुर से निकल कर आई है। मुझे लगा कि आपके साथ साझा करना चाहिए, और अगर आपके आसपास ऐसी कोई घटनाएं हो रही हैं तो उनका सहायता कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए, और सबसे बड़ी बात कि खुद सतर्क रहिए, सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए।
कल हम फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा कीजिएगा। जय हिंद।